ओके तो अब स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट पार्ट है गुड्स एंड प्राइजेस। बहुतों के बुक में नॉमिनल और रियल जीडीपी लिखा होगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। वन इम्प्लिसिट assumption in all the discussion is that price of goods and services do not change during a period of our study। ठीक है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसमें हमने ये पढ़ा कि प्राइस को हमने कांस्टेंट माना है और उसके बाद चीजों को हमने एग्जीक्यूट किया है। इफ प्राइस चेंजेस देन देयर मे बी डिफिकल्टी इन कंपेयरिंग जीडीपी। If we measure the GDP of our country in two consecutive years and see that the figure of GDP of later year is twice that of a previous year, we may conclude that the volume of production of the country has doubled। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता जरूरी। ठीक है, क्या पता कि प्राइजेस बढ़ने के कारण हमारी जो जीडीपी हो बढ़ गई हो और प्रोडक्शन सेम हो। मान लो पहले मैं 10 प्रोड्यूस कर रहा था और 100 रुपीज ले रहा था, तो ये 1000 जीडीपी आ गया। अभी भी मैं 10 प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ले 200 रहा हूँ, तो जीडीपी कितना आएगा? 2000 आएगा। तो डबल तो हो गया, लेकिन रियलिटी में कोई प्रोडक्शन थोड़ी बढ़ी है। ठीक है, तो रियलिटी में कोई प्रोडक्शन नहीं बढ़ी है। बट इट इज पॉसिबल दैट ओनली प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर डबल्ड ड्यूरिंग द 2 years, वेयर एज द प्रोडक्शन हैज रिमेन कॉन्स्टेंट। तो सही बात है, प्रोडक्शन जो है मेरा कांस्टेंट रहा, क्वांटिटी मेरी कांस्टेंट रही, बट ड्यू टू प्राइस राइज, प्राइस जो है डबल हो गया, उसकी वजह से मेरी जीडीपी बढ़ गई। ठीक है, तो देयरफॉर इन ऑर्डर टू कंपेयर द जीडीपी फिगर and other macroeconomic variable of different countries, or to compare the GDP figure of the same country at different point of time, we cannot rely GDP evaluated at current market price। ठीक है, तो जब जीडीपी करंट मार्केट प्राइस पे इवैल्यूएट होता है तो उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। जब जीडीपी करंट मार्केट प्राइस पे इवैल्यूएट होता है तो उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। फॉर कंपैरिजन वी टेक द हेल्प ऑफ रियल जीडीपी। ठीक है, रियल जीडीपी इज कैलकुलेटेड इन अ वे दैट गुड्स एंड सर्विसेज आर इवैल्यूएटेड एट सम कांस्टेंट सेट ऑफ प्राइस और कांस्टेंट प्राइसेस। तो पहले तो आप लोग फॉर्मूला लिख लेना। ये क्वेश्चन भी आया था पिछले साल। रियल जीडीपी का फॉर्मूला होता है करंट ईयर की क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय बेस ईयर का प्राइस। बेस ईयर का प्राइस जो भी प्रीवियस ईयर होगा उसे मान लेना, माना लास्ट सेंसस जो होगा, वैसे क्वेश्चन में दिया होगा कि बेस ईयर प्राइस ये मान ले। और नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला होता है करंट ईयर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करंट ईयर का प्राइस। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। डन ना ये? Since these prices remain fixed, if the real GDP changes, we can sure that it is the volume of production which is undergoing changes. Nominal GDP, on the other hand, is simply the value of GDP at the current prevailing prices. For example, suppose a country only produces bread. In the year 2000, it had produced 100 units of bread. देखो डिट्टो क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, डिट्टो आ रखा है सेम। Price of 10 bread, GDP of the current year is 1000, and in 2001 in the same country produces 110 of a bread price 15. Therefore the GDP in 2001 is 1650. Real GDP of 2001 is calculated as 2000, will be calculated as the base year will be 110 into 10 1100। अब देखो मैं लास्ट ईयर का पेपर दिखाता हूं तुम्हें। कुछ भी चेंज नहीं किया है, बस सेम सेम दे दिया है। ये देखो डिट्टो सेम, इसलिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। कुछ भी चेंज नहीं किया, पैरा ही टेप दिया है पूरा। ठीक है, ये लास्ट ईयर का पेपर है सीयूईटी का। ओके चलो। notice that notice that
nominal GDP to real GDP give us an idea how prices have moved to the base year. The year whose prices are being used to calculate the real GDP to the current year. In the calculation, real and nominal GDP of the current year, the volume of production is fixed. Therefore, if these measures differ, it is only due to the changes in the price level between the base year and the current year. So the ratio of nominal GDP to real GDP is well known as prices, is known as index of prices. तो दिस इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर. ठीक है, अब जरा इसकी डेफिनेशन को जरा मार्क कर लेते हैं. तो फॉर्मूला लिख लेना. 10 if GDP stand for nominal GDP and GDP stand for real GDP, मतलब जो कैपिटल लेटर वाला है वो नॉमिनल जीडीपी है और जो स्मॉल लेटर वाला है वो क्या है, रियल जीडीपी. ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या हो गया, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी. तो समटाइम द डिफ्लेटर इज कॉल्ड डिनोटेड इन अ परसेंटेज फॉर्म. अब देखो मुझे लग रहा है कि इस साल ये वाला क्वेश्चन दे सकते हैं. जीडीपी नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100. ठीक है, इन द प्रीवियस एग्जांपल द जीडीपी डिफ्लेटर इज 1650 अपॉन 1100 इक्वल टू 1.50%. ठीक है, percentage, this is called 150%. This implies that price of bread produced in 2001 was 1.5 times the price of in 2000, which is true because price of bread has indeed gone up from 10 to 15. Like GDP deflator, we can have GNP deflator as well. ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर की तरह जीएनपी डिफ्लेटर भी है. तो जीडीपी डिफ्लेटर हमें क्या बताता है, रेशियो बिल्डअप कर बताकर उसे परसेंटेज में तुम ला सकते हो. और इसका फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100. ठीक है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100. चलो, there is another way to measure the changes in prices in an economy, which is known as consumer price index. ठीक है, तो there is another way to measure the changes in price in an economy, which is known as consumer price index. This is the index price of a given basket of commodity which are bought by the representative consumer. ठीक है, तो ये कंज्यूमर डोमेन में कि कंज्यूमर के बास्केट में कितना चेंज आया. मतलब मान लो पहले अगर मैं 500 ले जाता था बाजार में तो मेरे पास कितना आ जाता था माल, और अब मैं अगर 500 ले जाता हूं तो मेरे पास कितना आ जाता है. ठीक है, मतलब मान लो कि पहले अगर मैं 500 ले जा रहा था तो मैं 3 से 4 दिन की सब्जियां ले पा रहा था पहले, और अब जब मैं ले जा रहा हूं तो 2 दिन की ले पा रहा हूं. ठीक है, तो जो फर्क आया है वो डबल से चेंज हो गया. ठीक है, तो सीपीआई जनरली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जनरली एक्सप्रेस इन परसेंटेज टर्म. वी हैव 2 years अंडर कंसिडरेशन. One is the base year, the other is the current year. We calculate the cost of purchase of a given basket of a commodity in the base year. We also calculate the cost of purchase of the same basket in the current year. Then we express the later percentage of the former. This give us consumer price index of the current year, which is the base year. For example, let us take an example. Let us take an example in which two goods are rice and cloth. ठीक है, एक राइस है और एक क्लोथ है. ठीक है, a representation consumer buys 90 kg of rice and 5 pieces of clothes in a year. Suppose in a year 2000 the price of kg of rice was 10. तो वो कितना ले रहा था, 90 kg ले रहा था, है ना. तो टोटल निकालना होगा तो 10 into 90 कर दूंगा, आंसर. सॉरी मैंने समझ नहीं आ रहा. कंज्यूमर प्राइस 90 kg जो एग्जांपल है. ओके ओके, एक मिनट. कॉपी है तुम्हारे सामने? हाँ जी है सर. ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाला आई थिंक गाइड में तो नहीं था, ये न्यू है क्या? मतलब ये एनसीईआरटी में है तो आने के चांसेस हैं. अच्छा ठीक है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन इकोनॉमी विच प्रोड्यूसेस 2 गुड्स, राइस और व्हीट. ठीक है, राइस प्रोड्यूस करता है और एक आपका प्रोड्यूस करता है क्लोथ. ठीक है, राइस एंड क्लोथ. अ रिप्रेजेंटेशन कंज्यूमर बाइज 90 kg ऑफ राइस, 90 kg ऑफ राइस. ठीक है, एंड 5 pieces of cloth in a year, 5 pieces of cloth in a year. ठीक है, सपोज इन द ईयर 2000 द प्राइस, अब 2000 की बात हो रही है, ईयर है ये 2000,
ठीक है, और राइस जो है वो 10 रुपए का है, तो ये कितना हो जाएगा 900, ठीक है। एंड पीस ऑफ क्लोथ वाज 100, मतलब ये हो जाएगा 500, ठीक है। ये 2000 की बात हो गई। टोटल कंजम्पशन पे कितना जा रहा है उसका 2000 में 14, ठीक है। So the consumer had to spend a total sum of 10 into 90, 900 on rice and in 2000, मतलब कि वो ईयर की बात कर रहा है 2000। Similarly, she spent rupee 100 into 5, 500 per year on cloth, ठीक है। तो 500 हो गया, तो जो समेशन ऑफ टू आइटम्स 900 और 500 इज 1400। मतलब जब वो इतनी चीजें कंज्यूम करता था तो उसके 1400 रुपए खर्च होते थे, ईयर जो था वो 2000 था। इतना समझ आया? हाँ जी सर, आ गया। हाँ वो चलो। सम कर दिया ना उन दोनों का। हाँ हाँ हाँ। नाउ सपोज द प्राइस ऑफ केजी ऑफ राइस एंड पीस ऑफ क्लोथ हैज गॉन अप, ठीक है। और ये कौन सा ईयर है 2005। राइस की बात करते हैं तो राइस जो है वो 90 इंटू 15 हो जाएगा, ठीक है। एंड जो क्लोथ है वो आपका हो गया 120 का, तो 5 इंटू 120 हो जाएगा। तो अब करोगे टोटल तो कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 1350 और ये हो जाएगा 600। तो ₹15 and ₹120 in the year 2000 to buy the same quantity of rice and clothes, the representative will spend 13, मतलब ये जो आया आपका 1350 आ गया राइस का, और 600 जो आ गया आपका क्लोथ का, ठीक है। टोटल कितना हो गया आपका 1950, ठीक है। इन अ सिमिलर वे बिफोर देयर सम इज 1350 plus 600 is 1950। तो द सीपीआई देयरफॉर जो उसने इस साल खर्च किया अपॉन जो उसने पिछले साल खर्च किया था, मतलब जो भी उसका लास्ट ईयर था, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये आपका सीपीआई दे देगा, ठीक है। ये आने के चांसेस है, देख लो डिट्टो आने के चांसेस है, ठीक है। मार्क कर लेना इसे अच्छे से, या एसएस जिसे लेना है ले लेना, यही डिट्टो दे दे कहीं और यही आंसर। सर ये सीपीआई का फॉर्मूला कौन सा है? ये सम अपॉन सम ऑफ करंट ईयर अपॉन सम ऑफ बेस ईयर इनटू 100। सर फिर ये तो सेम ही हो गया, नॉमिनल जीडीपी और रियल हाँ जीडीपी हाँ हाँ जैसे। हाँ हाँ। मतलब ये बस कंज्यूमर के डोमेन में है, वो एज अ होल नेशन के डोमेन में है, कंट्री के डोमेन में। और अभी जो होलसेल प्राइस इंडेक्स आएगा वो फर्म के डोमेन में होगा, प्रोड्यूसर के डोमेन में। डरना यहां तक किसी को अगर कोई दिक्कत है तो अनम्यूट कर कर पूछ लो। डरना लिख लिया है, ठीक है। चलो, इट इज वर्थ नथिंग, इट इज वर्थ नोटिंग दैट मेनी कॉमोडिटी हैव टू सेट्स ऑफ प्राइसेस। वन इज द रिटेल प्राइस जो कंज्यूमर के लिए होता है, विच द कंज्यूमर एक्चुअली पेज। द अदर इज द होलसेल प्राइस जो प्रोड्यूसर पे करता है। तो द प्राइस विच गुड्स आर ट्रेडेड इन बल्क, ठीक है। तो दीज टू मे डिफर इन वैल्यू बिकॉज ऑफ द मार्जिन केप्ट बाय द ट्रेडर। गुड्स विच आर ट्रेडेड इन बल्क such as raw material or semi finished goods are not purchased by ordinary consumer like CPI, consumer price index. So the index of wholesale prices is called wholesale price index, ठीक है। तो जो माल कंज्यूम करने के लिए नहीं खरीद रहे, बेचने के लिए खरीद रहे हैं, उनके लिए जब कैलकुलेट होता है तो होलसेल प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट होता है। तो गुड्स विच आर ट्रेडेड इन बल्क सच एज रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड गुड्स are not purchased by the ordinary consumer like CPI. The index of wholesale price is called wholesale. तो in countries like USA it is referred to as producer price index, ठीक है। तो यूएसए में इसे क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। यूएसए में क्या कहते हैं इसे, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। नोटिस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड एनालॉगसली होलसेल प्राइस इंडेक्स में डिफर फ्रॉम जीडीपी डिफ्लेटर बिकॉज, अब ये ध्यान से सुनते जाना जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं। The goods purchased by consumer do not represent the all goods which the producer produced in a country. GDP deflator takes into account all goods and services. ये सही बात है क्योंकि चेंज इन स्टॉक भी तो ऐड हो जाता है, ठीक है। जब हम वैल्यू एडेड करते हैं, जब हम उससे जीडीपी निकालते हैं तो हम चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देते हैं।
लेकिन जब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हैं तो बस हम कंज्यूमर के डोमेन में देख रहे हैं, ठीक है। तो द गुड्स परचेज बाय कंज्यूमर डू नॉट रिप्रेजेंट ऑल गुड्स विच आर प्रोड्यूस इन अ कंट्री। जीडीपी डिफ्लेटर टेक्स इनटू अकाउंट ऑल सच गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो व्हाट डिफरेंशिएट जीडीपी विद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, और होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। CPI includes price of goods consumed by the representative consumer, hence it includes prices of imported goods. GDP deflator does not include prices of imported goods, ठीक है। तो ये भी देख सकते हो, which of the following is not included in GDP deflator और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो जीडीपी डिफ्लेटर में क्या होता है, आप जो है इंपोर्ट गुड्स को नहीं इंक्लूड करते, लेकिन कंज्यूमर वाले में इंक्लूड हो रहा होता है, क्योंकि वो कंज्यूमर के डोमेन में सारी बातें हो रही होती है। तो the weight are constant in CPI, but they differ according to the production level of each goods in a GDP deflator, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स के पॉइंटर्स बना लेना, उसके बाद इस पे आते हैं जीडीपी एंड वेलफेयर। ठीक है, पॉइंटर्स बना लो, 2 मिनट। ओके, अब है लास्ट टॉपिक, जीडीपी एंड वेलफेयर, ठीक है। ये वैसे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट होता है, एमसीक्यू डोमेन से थोड़ा कम ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो जरूरी है, क्या पता कुछ नया कॉन्सेप्ट मिल जाए इसमें। चलो, वैसे तो इसका मतलब ये है कि अगर जीडीपी बढ़ रही है तो जरूरी नहीं है हर किसी का वेलफेयर बढ़ेगा, ठीक है। और ये तुम्हारे हर यूटी में ये क्वेश्चन आया ही होगा, ठीक है, बाकी सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में भी आया ही होगा। Can the GDP of a country be taken as an index of welfare of the people of that country? If a person has more income, he or she can buy more goods and services and his or her material well-being improve. So it may seem reasonable to treat his or her income as his or her level of well-being. GDP is the sum total of all value of goods and services created within a geographical boundary of a country in a particular year. It gets distributed among the people as income except the retain earning, ठीक है, क्योंकि retain earning तो कंपनी अपने पास रखता है। So we may be tempted to treat higher of GDP of a country as an index of greater well-being of the people that the country to account for prices changes. We may take the value of real GDP instead of nominal GDP, but there are at least 3 reasons why this may not be correct, ठीक है। अब यहाँ पर बस 3 रीजन दिए हैं और बुक में बहुत सारे अलग अलग रीजंस गिवन है, बुक में शायद 5 पॉइंट गिवन है, लेकिन तुम्हें जो है वो एनसीईआरटी को बेस मानते हुए चीजों को करना है। हाउ यूनिफॉर्म इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इज स्टिल सीम्स दैट अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर पुअर और फ्यू बेनिफिशियल। ये सही बात है, ये एक अकेला बंदा जीडीपी को बढ़ा रहा है और ये देखो ये पुअर। चलो, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, हाउ यूनिफॉर्म इज इट? If the GDP of a country is rising, the welfare may not rise as a consequence. This is because rise in GDP be concentrated in hands of very few individuals or firm. Individual मतलब household, firm मतलब तो तुम्हें पता ही है जो corporates है।
For the rest of the income may be in fact have fallen. In such a case, welfare of the entire country cannot be said to have increased. For example, जहां भी ना कुछ भी न्यूमेरिकल दिख रहा है, आप लोग उसे अच्छे से कर लेना, ठीक है, क्योंकि डिक्टो न्यूमेरिकल छाप कर दे देते हैं, डिक्टो, ठीक है. Suppose in a year 2000 an imaginary country had 100 individuals in each earning 10, ठीक है. 100 individual each earning 10 मतलब हो जाएगा 1000 upon 10, 1000 upon 100, ठीक है. Therefore the GDP of a country is 1000 by income method. In 2001, let us suppose the same country had 90 individual earning 9 each. तो GDP जो होगा वो 900 होगा. नहीं, 90 into 9 into 90 कितना हो जाएगा? 810, ठीक है. And each rest 10 individuals earning 20. Okay. तो ये तो ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा, 9 into 90 plus 20 into, नहीं 10 into 20, क्योंकि 10 इंडिविजुअल्स थे ना, ठीक है. कितना आएगा टोटल? 1010, ठीक है. Suppose there had been no change in the price of goods and services between these two periods. The GDP of a country in the year 2001 was. सर ये समझ नहीं आया, 9 into क्यों करा है? अच्छा देखो, फिर से देखो, तुम्हें वो वाला समझ आ गया, 1000 वाला? वो पहले वाला? हाँ जी, वो तो आ गया था. ठीक है, ये देखो. तो ये जो बात हो रही थी वो 2000 की बात हो रही थी, जब 1000 जीडीपी था, ठीक है. अब बात करते हैं 2001 की. अब उसने बोला अब इंडिविजुअल्स तो 100 थे, अब वो 100 का एलोकेशन हो गया कि 90 लोग जो है वो 9 रुपीस कमा रहे हैं और जो 10 लोग हैं वो 20 रुपीस कमा रहे हैं. ये समझ आया? हाँ जी सर. ठीक है. जीडीपी जो होता है वो टोटल होता है कि हर इंडिविजुअल कितना कमा रहा है. तो ये वाला देखो जरा, ये समझ आया या नहीं आया? आ गया? हाँ जी, वो मल्टीप्लाई करके फिर जो हाँ. आंसर आएगा उन दोनों को ऐड कर देंगे. हाँ. ठीक है. Observe that compared to 2000, the GDP of the country in 2001 was higher by 10, क्योंकि 2000 में जो था वो 1000 था और 2001 में जो है वो 1010 हो गया, तो 10 रुपए से हाइयर है. But this has happened when 90% of the people of the country have seen a drop in their real income by 10%, क्योंकि हर इंडिविजुअल पहले 10 कमा रहा था, अब 9 कमा रहा है, तो 10% से उसका डिक्लाइन हो गया from 10 to 9, whereas only 10% have benefited by rise in their income by 100%, क्योंकि दूसरे जो 10 जने थे उनका 10 से इनकम 20 हो गया, ठीक है. 10 to 20, 90% of the people have worse off through the GDP of the country has gone up. If we relate welfare improvement in the country to the percentage of people who are better off, then surely GDP is not a good index. किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो. तुम्हें क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, क्लियर. हाँ, तुम्हें क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि बताओ जीडीपी जो है अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, इस टाइप का. अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है तो हाँ अच्छा चल रहा है, और अगर इक्वल नहीं चल रहा तो जीडीपी गुड इंडिकेटर नहीं है. चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं. नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, इसका मतलब वही है कि घर में जो प्यार मोहब्बत से काम कर देते हैं तो उसका कोई पैसा नहीं लेता, लेकिन रियलिटी में उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है. So many activities in the economy are not evaluated in monetary terms. For example, the domestic services women perform at home are not paid for. The exchanges which take place in the informal sector without the help of money are called barter exchange. ठीक है. तो in barter exchange, goods or services are directly exchanged against each other. But since money is not being used here, these exchanges are not registered as a part of economic activity. In developing country where many remote regions are underdeveloped, जो गांव वाले एरिया हो गए, these kind of exchanges do take place, but they are generally not counted in the GDP of these countries. This is the case of underestimation of GDP. Hence, GDP calculated in the standoff manner may not give us a clear indication of the productive activity and the well-being of the country. ठीक है. तो ऐसे भी आ सकता है, which of the following describe best about non-monetary exchanges.
ठीक है। तो विच ऑफ द फैक्टर्स इंक्लूडेड नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, तो एक आपका आ गया वो घर का मम्मी पापा काम करने वाले, और दूसरा जो है वो आपका बार्टर एक्सचेंज वाला। ठीक है, ओके, इसमें किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट पे आते हैं फिर। थम्स अप कर देना क्लियर है ये। क्लियर है सर। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज को ऐसे समझ लेना, एक्सटर्नैलिटीज ना दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। इससे पहले मैं वैसे डोमेन में बता रहा हूं, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी ले लेते हैं, जैसे कि केजरीवाल सर ने जिम फैसिलिटी दी पार्क में। ठीक है, अब जिम फैसिलिटी के कारण आंटीज और ये सब अंकल लोग आते हैं, जिम विम करते हैं, बच्चे वहां पर खेल नहीं पाते। ठीक है, तो अब उसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट कितने पे आ रहा है? बच्चों पे आ रहा है। और पॉजिटिव इम्पैक्ट किस पे आ रहा है? वो जो यंगस्टर हो गए। ठीक है, वैसे ही उस डोमेन में बता दिया कि प्रोस्पेक्ट बेसिस पे, कि प्रोस्पेक्ट बेसिस पे किसी के लिए पॉजिटिव हो सकता है और किसी के लिए नेगेटिव हो सकता है। अब ये देखना कि अगर मान लो एक फैक्ट्री है जो रेजिडेंशियल एरिया के पास है, ठीक है, मान लेते हैं सेक्टर 15 में एक फैक्ट्री है, ठीक है, नोएडा में, उसका जितना भी वेस्ट है वो एक उनके आसपास रिवर एरिया है, वहां पर वो डंप कर देते हैं। ठीक है, तो फैक्ट्री तो अपना अच्छे से कमा रहा है, ठीक है, अच्छे से उसका ओनर अर्न कर रहा है, जो वहां पर वर्कर्स आ रहे हैं उनको पैसा मिल रहा है, तो वहां तो सारी चीजें अच्छी हो रही है। ठीक है, लेकिन और उस अच्छे कारण से क्या हो रहा है? जीडीपी भी बढ़ रहा है, क्योंकि जब वो कमाएंगे तो मॉनेटरी वैल्यूएशन में जीडीपी बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन उसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो रहा है? नेगेटिव इंपैक्ट ये हो रहा है कि जो उस रिवर का पानी यूज करते हैं वहां के लोग, वहां का फिशरमैन जो वहां के फिश को बेचकर पैसा कमाता है, वो सब इंपैक्ट हो रहे हैं। और जो एनिमल्स उस पानी को यूज करते हैं, ठीक है, या जो डेयरी वाले हैं वो जब अपने जानवरों को वहां पर ले जाते हैं और चीजें करवाते हैं, ठीक है, तो लोग बीमार पड़ेंगे। जब वो लोग बीमार पड़ेंगे तो अनहेल्दी हो जाएंगे, अनहेल्दी हो जाएंगे तो प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाएंगे, और प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? उनका जो अर्न है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक को फायदा दे रहा है और बाकियों को हार्म कर रहा है। तो एक्सटर्नैलिटीज का मतलब यही है, बाकी देख लेते हैं। एक्सटर्नैलिटी रेफर्स टू द बेनिफिट और हार्म ऑफ अ फर्म और एन इंडिविजुअल कॉज टू अनदर फॉर विच दे आर नॉट पेड और पैनलाइज। ठीक है, जब उन्होंने रिवर में डंप किया तो उन्हें कोई पैनलाइज नहीं किया, मतलब कि कुछ उनपे पेनल्टी वेनल्टी नहीं लगी। ठीक है, लेकिन उनका तो फायदा हुआ। ठीक है, तो externalities do not have any market in which they can be bought and sold. For example, let us suppose there is an oil refinery which refines petroleum and sells it in the market. The output of refinery is the amount of oil it refined. We can estimate the value added of the refinery by deducting the value of intermediate goods used by the refinery, crude oil in this case, from the value of output. क्योंकि value added का formula क्या होता है? Value of output minus intermediate consumption. The value added, तो इसे ऐसे ले लो जरा, कि मान लो उसने जो वैल्यू क्रिएट की वो 1000 CR की, और जो इंटरमीडिएट था उसका 200 CR था, तो उसने जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किया वो 800 CR किया। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, ओवरऑल ले रहे हैं, चेंज इन स्टॉक को नहीं ले रहे। विल बी काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी, तो 800 जो है वो तो जीडीपी का पार्ट बन जाएगा। बट इन कैरिंग आउट द प्रोडक्शन ऑफ द रिफाइनरी में ऑल्सो बी पॉल्यूटिंग द नियर बाय रिवर। This may cause harm to the people who use the water of the river, hence their well-being will fall. Pollution may also kill the fish or other organism of the river on which fish survive. As a result, the fishermen of the river may be losing their livelihood. ठीक है, क्योंकि उनकी इनकम कम हो जाएगी, सड़ा वड़ा थोड़ी मछली कोई खाएगा। ठीक है, such harmful effect that the refinery is inflicting on others for which it will not bear any cost are called externalities. ठीक है, एक्सटर्नैलिटी मतलब आउटसाइड पे जो इंपैक्ट पड़ रहा है उसे हम एक्सटर्नैलिटीज कह देंगे। इन दिस केस द जीडीपी इज नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट सच नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। जो बुरा इंपैक्ट डाल रहे हैं वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज हो गए, और जो अच्छा इंपैक्ट डाल रहे हैं वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी हो गए। मान लो कि उस क्रूड ऑयल वाले ने कोई ऐसी मशीन लगा दी जिससे आसपास के एरिया में पहले पॉल्यूटिंग वाला आ रहा था हवा,
अब अच्छा सा हवा आ रहा है, और रिवर में भी ऐसा कुछ कर दिया कि वो रिफाइन होकर कुछ रिवर पॉट की अलग सा ही कुछ बना दिया रिवर का, ठीक है, तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर इफ वी टेक जीडीपी एज अ मेजर ऑफ वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी, वी शैल overestimating the actual welfare. This was an example of negative externality. There can be cases of positive externality as well. In such cases, GDP will underestimate the actual welfare of the economy. ठीक है, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, एक में अंडर एस्टिमेट करता है पॉजिटिव वाले में, और ओवर एस्टिमेट करता है नेगेटिव वाले में। चलो अब आ जाते हैं इस पे। At a very fundamental level, the macroeconomy, it refers to the economy that we study in macroeconomics, can seen as working in a circular flow. The firm employ input supplied by household, that is land, labor, capital, enterprise, and produce goods and services to be sold to the household. Household get remuneration from the firm for these services rendered by them and buy goods and services produced by the firm, rent, wages, interest, profit. ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, वो उसे डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, डिस्पोजेबल इनकम। सो वी कैन कैलकुलेट द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी बाय एनी थ्री मेथड: मेजरिंग एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फैक्टर पेमेंट, इनकम मेथड; measuring aggregate value of goods and services produced by the firm, product method; measuring aggregate value of spending received by the firm, expenditure method. In the product method, to avoid double counting, we need to deduct the value of intermediate goods and take into account only the aggregate value of final goods and services. We derive the formula for calculating the aggregate income of an economy by each of these methods. We also take note that goods can also bought by making investment, and these are add to the productive capacity of investing firm. There may be different categories of aggregate income depending upon these accruing to. We have pointed out the difference between GDP, GNP, NNP. तो जीजी जहां पर लिखा है वहां पर डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, डोमेस्टिक हो गया विद इन द कंट्री, एंड नेशनल हो गया आउटसाइड द कंट्री वाले को भी इंक्लूड कर जिसमें इंडिया के ही रेजिडेंट है। मार्केट प्राइस मतलब जिसमें सब्सिडीज और इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड है, ठीक है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, पर्सनल इनकम का मतलब क्या होता है, जो ओवरऑल उसको इनकम मिली है, और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या, आफ्टर टैक्सेस एंड ऑल दी अदर डिडक्शन, ठीक है। सिंस प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में वेरी, we have discussed how to calculate three important price indices. जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, ठीक है। सीपीआई का फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल कंज्यूमर का एक्सपेंस अपॉन रियल कंज्यूमर का एक्सपेंस इनटू 100। सीपीआई पता चल गया, सीपीआई की फुल फॉर्म पता चल गया ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और डब्ल्यूपीआई की होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसे अमेरिका में क्या कहते हैं, प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स, ठीक है। We have noted that it may be incorrect to treat GDP as an index of welfare of the country. ठीक है, ये सारे आपके वो हो गए। ओके, ये चैप्टर डन हो गया है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सर एग्जाम में एक्सपेंडिचर मेथड, नेशनल इनकम ऐसे डायरेक्ट निकालने को आ सकते हैं, या नहीं फिर नहीं नहीं, ज्यादा थ्योरेटिकली आएगा, थ्योरेटिकली। ओके, या जीडीपी डिफ्लेटर वाले आ सकते हैं ना, हाँ, जीडीपी जो डिफ्लेटर जल्दी वाला, हो जाए, जो ये जो जल्दी छोटे हो छोटे जाए। हैं ना, जो 1-2 मिनट में निकल जाते हैं, बस फॉर्मूला बेस्ड है, वो आ सकते हैं। ओके सर। जैसे वैल्यू एडेड का आ सकता है, क्योंकि वैल्यू एडेड तो इजीली निकल जाते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड दूसरा वाला नहीं आएगा, हाँ, नेशनल मतलब इनकम वाले। उसका इनकम मेथड को ऑपरेटिंग सरप्लस वाला आ सकता है, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ओके सर। ओके, तो अब तो हमारा मैक्रो पूरा कंप्लीट है, यूट्यूब पे सारे अपलोड हो गए। अब माइक्रो बाकी है, जो दिन में हो जाएगा 3:30 बजे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, हाँ हाँ, वो भी एनसीआर। आओगे तुम लोग? 3:30 से वही